अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम समेत उसकी गैंग के करीबी ऐसे टोटल 5 लोगों के खिलाफ एनआईए ने लाखों रुपए के इनाम घोषित किए हैं। खासकर दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। ये पैसे उन्हें दिए जाएंगे जो उनसे जुड़ी जानकारी एनआईए को देंगे। हमारे साथ पीके जैन हैं, सीनियर आईपीएस रह चुके हैं, महाराष्ट्र पुलिस में सर्व कर चुके हैं। सर, एनआईए को इतना बड़ा जो रिवॉर्ड है वो घोषित करने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या 25 लाख दाऊद जैसे फ्यूजिटिव के लिए इनफ अमाउंट है? देखिए, दाऊद 1993 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, उससे पहले ही हिंदुस्तान से भाग गया था। तो हमारे लिए तो वो पिछले 30-32 साल से फ्यूजिटिव है और बहुत कोशिश भारत सरकार की तरफ से की गई कि उसको वापस पाकिस्तान से बुलवाया जाए, पाकिस्तान उसको हमें सौंप दे, लेकिन पाकिस्तान उसको वहां होने की बात ही कबूल नहीं करता। तो इसलिए लेकिन अब हाल में कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें ऐसा सामने आया है कि दाऊद के द्वारा फंडिंग किए जाने से वापस से टेरर मॉड्यूल को रीएक्टिवेट करने का या स्लीपर सेल्स को रीएक्टिवेट करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी वजह से एनआईए पिक्चर में आई। एनआईए को जानकारी मिली कि कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं या कुछ स्मगलर्स हैं जो उससे अभी भी उसके साथ में जिनकी सांठगांठ चल रही है। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब कार्रवाई की गई तो मालूम पड़ा कि वो अभी भी दाऊद के लिए काम करते हैं या दाऊद के साथ में उनके संबंध हैं। इसलिए ये दोबारा एनआईए को इनाम घोषित करने की जरूरत पड़ी कि लोग हो सकता है इसी लालच में आके उनके बारे में कोई और जानकारी दे पाएं जिससे उनकी अरेस्ट आने वाले समय में संभव हो पाए। और उसके साथ में उन्होंने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें उनकी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स या जो भी उनके बारे में जानकारी थी वो उन्होंने दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश है एनआईए की तरफ से कि जो दोबारा ये सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे केसेस में ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके समय रहते ही उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए और उसके लिए इनाम जाहिर किया गया है। जहां तक इनाम की रकम का सवाल है, देखिए 25 लाख रुपए दाऊद इब्राहिम पर्सनली या उसके जो खासतौर पर जो 2-3 गुर्गे हैं जिसमें उसका छोटा भाई है और जिसमें इन लोगों के लिए ये रकम काफी नहीं है। ये रकम कहीं करोड़ों में होनी चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति उनके बारे में जानकारी देगा उसको मालूम है वो कहीं ना कहीं गैंग के और माफिया के रडार पे आ जाएगा। तो उस व्यक्ति को भी रिस्क लेने के लिए कुछ इस तरह का इंसेंटिव चाहिए ताकि वो सामने आके जानकारी दे। भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम उनके बारे में अलग अलग चीजें इंसेंटिव जाहिर किए थे, लेकिन अपरेंटली उनका कोई फायदा हुआ नहीं। और पाकिस्तान के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट एसेट है कि वो उसको जल्दी हैंडओवर करेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से एनआईए को सोचना चाहिए कि इनाम की रकम बढ़ा देनी चाहिए। और फिर जो यहाँ पे जो उनको इंटेलिजेंस मिली है, चाहे वो सलीम फ्रूट के माध्यम से मिली हो, चाहे और उन्होंने जो भी खंगाला उसका जो भतीजा है उसके माध्यम से, छोटे भाई के माध्यम से जो भी जानकारी मिली है, उनके माध्यम से जो जानकारी मिली है उसको थोड़ा सा कोलेट करके उसको एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कैसे तब्दील किया जाए उसके बारे में भी काम करे। और मुझे लगता है कि काम चल रहा होगा। ये सिर्फ जो इनाम जाहिर करना तो उसकी एक कड़ी है। सर, दाऊद पहले किस माध्यम से पैसे कमाता था, जैसे एक्सटॉर्शन हो गया, जो उसके वे ऑफ अर्निंग थी, और वो अब कैसे बदल गई, अब रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट करा, और इस दोनों में क्या कितना रिस्क कम है या ज्यादा है, इस पर आप क्या? देखिए, दाऊद पहले जो था उसको पोर्ट रैट बोलते थे कि वहां से डॉक से माल बाहर निकालना, स्मगलिंग करना और ड्रग्स में डील करना, प्रोस्टिट्यूशन से कुछ जो पैसे मिलते थे, सिनेमा की ब्लैक मार्केटिंग से पैसे मिलते थे, तो इस तरह के धंधों में पहले इन्वॉल्व था। लेकिन ग्रेजुअली उसके ऑपरेशंस जो है वो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान में और खासतौर पे मुंबई में जो लेट 90s में जो कार्रवाई की गई गैंग्स के खिलाफ, और जब से एमसीओसी आया उसके बाद जो कार्रवाई की गई, उससे उसके बाकी के जो सोर्स थे, उसका मैन पावर का सोर्स वो कम हो गया, पैसे मिलने का सोर्स कम हो गया। लेकिन दाऊद के बहुत सारे पैसे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे, फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड थे, ड्रग्स में थे, या जो भी उद्योग धंधे करता था वो, तो वो सारे पैसे धीरे धीरे उसने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, जिसमें बिल्डर्स हो गए, फिल्म फाइनेंसिंग हो गया, क्रिकेट बुकिंग हो गई, और कुछ हद तक ड्रग स्मगलिंग, ड्रग की ट्रैफिकिंग करनी शुरू कर दी। और बाकी आर्म स्मगलिंग जो कि यहाँ का हिस्सा नहीं है, वो प्रिडोमिनेटली बाहर होती है। लेकिन अभी कुछ काफी अभी हाल में कुछ ड्रग आर्म स्मगलिंग के भी कुछ केसेस सामने आए हैं जिसमें हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हाथ हो। लेकिन प्रिडोमिनेटली उसका जो काम है वो अभी रियल एस्टेट, क्रिकेट बुकिंग, बेटिंग, ड्रग्स, इन्हीं चीजों में उसका ज्यादा जो है वो, या स्टॉक मार्केट में उसने बीच में काफी इन्वेस्ट किया था, तो इन चीजों में उसकी ज्यादा अर्निंग होती है।
अब क्योंकि ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो सब फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से रन किए जाते हैं, तो कंपैरेटिवली अब वो सब सफेद धंधे हो गए। तो सफेद धंधे में ऑब्वियसली रिस्क कम है और उसके ऊपर एक ब्लैक मनी का या एक बैड मनी का जो लेवल है वो खत्म हो गया है। तो ये पैसे कैसे पाकिस्तान ले जाने की सोचता था? मतलब अगर भारत में कोई व्हाइट मनी से पैसे आ रहे हैं तो उसे पाकिस्तान कैसे भिजवाया जाए, हवाले के थ्रू कैसे ले जाता था? क्योंकि अगर वो पैसे उस तक पहुंचेंगे नहीं तो फिर वो कैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका इस्तेमाल करेगा या फिर अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करेगा? देखिए, यहाँ पे उसके सिर्फ हिंदुस्तान में धंधे हैं जिसके ऊपर से उसका काम चलता है, ऐसा नहीं है। उसके पूरे वर्ल्ड वाइड उसके बिजनेसेस चलते हैं। आर्म स्मगलिंग उसका एक बहुत बड़ा, आर्म स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग जो है वो उसके पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। आपको मालूम होगा उसका भांजा या भतीजा भी कोई यूएस में, स्पेन में पकड़े गए थे। तो ऐसे उसके बहुत सारी जगह पे उसने अपने टेंटिकल्स फैला रखे हैं। और जहां तक हिंदुस्तान में जो पैसा जनरेट होता है उसको पाकिस्तान भेजने का काम है, तो बहुत सारे हवाला ऑपरेटर्स आज भी हिंदुस्तान में ऑपरेट करते हैं, जो आपको जितना भी पैसा चाहिए उतना पैसा वो फॉरेन में आपको जिस जगह डिलीवरी चाहिए उस जगह पे डिलीवरी देने के लिए तैयार रहते हैं। सिर्फ आपको आपकी यहाँ की बुक्स में कैसे कोकअप करना है, यहाँ से कैसे पैसे साइफन ऑफ करने हैं या कैसे पंप इन करने हैं, ये चीजें देखनी होती हैं। बाकी पैसा की मूवमेंट जो है वो आज भी इस देश में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे साथ पीके जैन थे जो बता रहे थे कैसे दाऊद इब्राहिम पहले जो काले धंधे करके पैसे कमाता था उसे उसने व्हाइट कॉलर क्राइम में कन्वर्ट कर दिया है और इन पैसों का इस्तेमाल किस तरह से हवाला के थ्रू या फिर कहें किसी और नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान ले जाकर आतंकियों के साथ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता है। कैमरामैन अनिल सारंग के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।